नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स क्विज 15 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चंस में दिखाते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। अब देखते हैं इसकी आंसर्स क्या है और आप लोग कितने मार्क्स ला पाए। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the Hindi Divas or Hindi Day celebrated on September 14 every year, which of the statements are correct? आंसर इस ऑप्शन है 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। दोस्तों हिंदी दिवस और हिंदी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 14, कल हुआ था। हर्षित ने एक वीडियो भी किया था हिंदी दिवस के बारे में, आप लोग देखे होंगे। तो ये इट इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हिंदी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वैसे हिंदी के बारे में, हिंदी एन इंडो आर्यन लैंग्वेज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वाज अडॉप्टेड अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इधर सही हो रहा है। अब क्या लिखा है? इट इज टू बी नोटेड दैट इन एडिशन टू हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 10 जनवरी एवरी ईयर। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 2 इधर जो है गलत हो गया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है। On 14 September 1949, Constituent Assembly accepted Hindi written in Devanagari script along with English as the official language of the nation. तो हिंदी एंड इंग्लिश इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। Later, Jawaharlal Nehru government decided to celebrate September 14 as Hindi Day every year, seeing the importance of this historic day. First official Hindi day was observed on 14 September 1953. ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? Under Article 351 of the Constitution, it is responsibility of the central government to develop and promote हिंदी। तो दोस्तों आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी को प्रमोट करना चाहिए ऐसे मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट दोस्तों। तो हमारे स्टेटमेंट 3 भी इधर गलत है, इधर आर्टिकल 343 लिखा है, वैसे इधर होना चाहिए था आर्टिकल 351, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, which Indian state or union territory launched a new scheme named Garima, which aims to ensure the economic safety and social dignity of core sanitation workers in the state? Answer is option C, ओडिशा। दोस्तों सीएम ओडिशा नवीन पटनायक जी ने गारिमा नाम के एक स्कीम लॉन्च किया है टू एंश्योर इकोनॉमिक सेफ्टी एंड सोशल डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन वर्कर्स मतलब जो क्लीनिंग का काम करते हैं, जो हाइजीन का काम करते हैं, ठीक है। Ministry of Housing and Urban Development Department Odisha has signed an MOU with not for profit organization Urban Management Center। Urban Management Center नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये गारिमा स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? अराउंड 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर्स अंदर फैमिलीज, ठीक है। टोटल 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर्स अंदर फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड होगा इस स्कीम में। गारिमा स्कीम इंप्लीमेंट कौन करेगा? ऑलरेडी बता दिया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट का। स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए एलोकेट किया है इस स्कीम के लिए। इस स्कीम के अंदर सैनिटेशन वर्कर्स का काम एक दिन में केवल 6 घंटे होगा और इनको एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी कवर किया हुआ इस स्कीम के अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर हैविंग ए डिस्प्यूट ओवर द मेकेडातू डैम प्रोजेक्ट? आंसर इस ऑप्शन बी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दोस्तों कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में ऑलरेडी कावेरी वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ये हम सबको पता है। अब ये मेकेडातू डैम प्रोजेक्ट जो है ये कावेरी रिवर में ही बन रहा है। कहाँ? मेकेडातू करके एक जगह में, रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटका में रामनगरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में आता है, राइट दोस्तों, लगभग बॉर्डर में आता है। तो its primary objective is to supply drinking water to Bengaluru and recharge the groundwater table in the region। तो देखो दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटका का एक मेजर सिटी है, कर्नाटका का ही नहीं इंडिया का ही वन ऑफ द मेजर सिटी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बेंगलुरु की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारे आईटी कंपनीज, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बेंगलुरु में आपको मिलेगा। तो उधर की उसी की वजह से बहुत सारे रेजिडेंट्स है उधर। तो उधर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस तो है उधर। तो वो क्राइसिस को सोल्व करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर के बीच में ये मेक्केडातू डैम प्रोजेक्ट लाया। अब तमिलनाडु वाले क्या बोल रहे हैं? तमिलनाडु वाले को यही प्रॉब्लम हो गया। तमिलनाडु वाले ये बोल रहे हैं आप लोग ये डैम बनाने से डैम के साथ रिजर्वेयर भी होगा तो उधर पानी स्टोर होगा, तो उसकी जो डाउन स्ट्रीम में जितने भी रिजर्वेयर है जैसे कृष्णा राजा सागर है, कबिनी है, बिल्ली गुंडलू है, ये सब में पानी कम हो जाएगा बोल रहा है। मतलब अगर आप अपस्ट्रीम में डैम बना के उधर पानी स्टोर करके आप अपने देशों में बांटोगे तो जो नीचे होगा, ठीक है, जो डाउन स्ट्रीम में जितने भी डैम होगा रिजर्वेयर होगा उधर पानी कम हो जाएगा। ये तमिलनाडु का आर्ग्यूमेंट है। पर कर्नाटका वाले क्या बोल रहा है? कर्नाटक वाले ये बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना पानी आपको मिल रहा था पहले से वो आपको मिलेगा, और ये पानी जो है हम डैम बना के यूज करेगा वो केवल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ये कर्नाटक वाले ने बोला है, राइट। तमिलनाडु वाले ने ये भी बोला है, ये देखो, दिस प्रोजेक्ट वायलेट्स द फाइनल अवार्ड ऑफ कावेरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल। दोस्तों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जब होते हैं एक ट्रिब्यूनल बनता है जो अपना जजमेंट पास करते हैं, तो तमिलनाडु वाले ने यह बोला जो कावेरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, जजमेंट है, इसके अगेंस्ट कर्नाटक वाले काम कर रहे हैं करके, राइट। तो आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड अबाउट मेक्केडातू डैम प्रोजेक्ट, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, who has been elected by the ruling party of Japan as the successor to Shinzo Abe to become the prime minister? आंसर इस ऑप्शन बी योशिहिडे सुगा। दोस्तों शिंजो अबे के बारे में आप लोगों को पता ही है, शिंजो अबे ने हेल्थ रीजंस की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपना पोस्ट रिजाइन किया है। तो अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये न्यूज़ चल रहा था। अब कौन चुन के आया है? योशिहिडे सुगा, जो करंट कैबिनेट सेक्रेटरी है जापान का, ठीक है। ये शिंजो अबे का राइट हैंड भी माना जाता है। अब देखो उनको अपने जो इनका पार्टी का नाम क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो उधर का रूलिंग पार्टी है, उन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अब केवल एक पार्लियामेंट्री वोटिंग की वेटिंग है, वो भी पास हो जाएगा क्योंकि आराम से इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है पार्लियामेंट में, तो आराम से ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो इनका स्वर्निंग सेरेमनी बाद में होगा, वैसे यही होगा जापान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नाम याद रखना दोस्तों, योशिहिडे सुगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोस्तों न्यूज़ यही आया था ऑन September 14, 2020 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट एंड जनता दल यूनाइटेड MP हरिवंश नारायण सिंह हैज बीन once again elected as deputy chairman of राज्यसभा by वॉइस वोट, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी फिर से चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड का MP है। तो दोस्तों वैसे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, फिर से आप रिवाइज हो जाएगा आपको। वैसे राज्यसभा के इलेक्शन के तरीके और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड करते हैं उसकी प्रोसीजर्स हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या देखते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो गया इधर। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स दैट राज्यसभा कैन इलेक्ट वन ऑफ इट्स MP फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन व्हेन द पोस्ट इज वैकेंट। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 89 ये कहता है कि डेप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट हो सकता है, और डेप्यूटी चेयरमैन इसी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 89 डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, IRAD app sometimes seen in the news recently is an initiative of which of the following? Answer is option C Ministry of Road Transport and Highways। दोस्तों सबसे पहले देते हैं IRAD का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पहले 6 स्टेटों में इंप्लीमेंट करेगा। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों IRAD। ये एंड्रॉयड में और iOS में अवेलेबल करा दिया जाएगा शॉर्टली, और ये डेवलप किया है IIT मद्रास एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज ने, राइट। अब देखते हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। देखो दोस्तों, ये मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद अगर कहीं एक रोड एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस पर्सन उधर जाते हैं पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने के लिए। तो वो क्या करेंगे, और एक्सीडेंट के फोटोज वीडियो सब लेके इस एप्लीकेशन में अपलोड करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये रोड एक्सीडेंट हुआ है करके जो उधर के कंसर्न इंजीनियर है, वो इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी हो सकता है या लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशन, इधर का भी हो सकता है।
उनके पास अलर्ट पहुंच जाएगा कि ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है और एक पुलिस पर्सन ने एक एक्सीडेंट के बारे में अपलोड भी किया है। तो वो क्या करेंगे, इंजीनियर वो स्पॉट में जाएंगे और कुछ डिटेल्स चाहिए कि नहीं वो भी लेके इसको फिर से डाटा अपलोड करेगा, राइट। इसके बाद ये सब डाटा जो है कलेक्ट करने के बाद आईआईटी मद्रास की एक टीम इसको पूरा एनालाइज करेंगे। क्या क्या एनालाइज करेंगे, एक्सीडेंट क्यों हुआ है, जो रोड डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या, या रोड में कुछ प्रॉब्लम है क्या। देखो दोस्तों, हमको पता है हाईवेज या रोडवेज में बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जो प्रोन टू एक्सीडेंट्स होता है, उधर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकता है, विजन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रोड की डिजाइनिंग कुछ कर्व हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है एक्सीडेंट्स के लिए। तो ये पूरा एनालाइज करके अगर आगे फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकता है कि नहीं, इसके लिए सजेस्टिव मेजर्स भी देगा ये जो टीम बैठा है। तो इस तरह रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और सेफ्टी बढ़ाने के लिए IRAD ऐप इस्तेमाल होगा, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, with respect to the ecological threat register report released by the Institute for Economics and Peace, which of the statements are correct? आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये नाम ध्यान रखना। जो इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर रिपोर्ट है ये रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट क्या है। दोस्तों एक कंट्री के ऊपर कितना थ्रेट है, कितना इकोलॉजिकल थ्रेट है, ये बोलता है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। मतलब कोई भी एक इकोलॉजिकल इवेंट आया, इकोलॉजिकल मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड, कोई भी एक नेचुरल डिसास्टर आ गया या कोविड जैसे मान लो आप एक क्राइसिस आ गया, कोई भी एक क्राइसिस आ गया, वो मोस्ट प्रेफरेबली एक एनवायरमेंट क्राइसिस, एक एनवायरमेंटल डिसास्टर आ गया, ठीक है, कोई इकोलॉजिकल इवेंट आ गया, तो इस इवेंट होने के बाद वो कंट्री कितना हैंडल कर पाएगा वो बोलता है इकोनॉमिकली थ्रेट रजिस्टर जो है, ठीक है। तो 19 कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इकोलॉजिकल थ्रेट्स आर अमंग द वर्ल्ड्स 40 लीस्ट पीसफुल कंट्रीज। देखो जो वर्ल्ड के लीस्ट पीसफुल कंट्री से पीस थोड़ा कम है जिस कंट्री में जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वही कंट्रीज ये थ्रेट के काउंट में सबसे ऊपर है। इसमें देखो अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, सीरिया, इराक, चाड, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया भी है पाकिस्तान भी है, चाड एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, इराक है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये सब भी है, ये सब का थ्रेट काउंट बहुत ऊपर है, ठीक है। मतलब इस सब कंट्रीज में कोई इकोलॉजिकल इवेंट्स आने से बहुत लोग मर सकते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, एक मास पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब एक मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गायब हो जाएगा, ये बोल रहा है। अब देखो ये क्या बोला है, ओवर 1 बिलियन पीपल लिव इन 31 कंट्रीज वेयर द कंट्रीज रेसिलियंस इज अनलाइकली टू सफिशिएंटली विथस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल इवेंट्स बाय 2050। देखो दोस्तों 2050 तक 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन मतलब 1 के बाद 9 जीरोस, इतने पीपल लिविंग इन 31 कंट्रीज हैंडल नहीं कर पाएंगे बोल रहे हैं कोई इकोलॉजिकल इवेंट को। आप देखो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आर द रीजन्स फेसिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इकोलॉजिकल थ्रेट्स। देखा, सब सहारन अफ्रीका, सहारा डेजर्ट के जो आसपास आता है, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, देखो आप एशिया एंड अफ्रीका में मैक्सिमम है, थ्रेट में है, ठीक है। By 2040, a total of 5.4 billion people, more than half of the world's projected population, will live in 59 countries experience high or extreme water stress, including India and China. देखो 2040 तक थ्रेट में 5.4 बिलियन पीपल हो जाएगा, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वी लिव 59 कंट्रीज में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आने वाला है, एक्सपीरियंसिंग हाई और एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। आप लोगों ने सुना होगा एक वाटर वॉर के बारे में, अभी करीब है, वो ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन, एक वाटर वॉर होने के लिए, पानी के लिए वार होगा, मतलब पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि 2040 तक 5.4 बिलियन पीपल एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में होंगे, राइट। तो ये है इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर रिपोर्ट के बारे में, राइट दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू द इंट्रा अफगान पीस टॉक्स इन दोहा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन बी, टू अर्ली। स्टेटमेंट 1, इट इज द पीस नेगोशिएशंस बिटवीन तालिबान एंड यूएस, गलत है दोस्तों। देखते हैं, दीज आर द फर्स्ट डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन द तालिबान एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। तो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा था, इट इज द पीस नेगोशिएशंस बिटवीन तालिबान एंड यूएस। देखो दोस्तों पीस नेगोशिएशंस हो रहा है तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, ना कि तालिबान एंड यूएस के बीच में।
यूएस भी है इस मीटिंग में, क्योंकि ऑलरेडी माइक पोम्पियो जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ऑलरेडी इस मीटिंग में आया हुआ है। तो ये यूएस क्यों आ रहा है? यूएस की ट्रूप्स ऑलरेडी है अफगानिस्तान में, ऑलरेडी डिप्लॉयड है सालों से, ठीक है। तो उनको भी उधर से निकालने की बात चल रही है इस मीटिंग में, ठीक है। तो बेसिकली पीस नेगोशिएशंस होगा अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच में। द मिलिटेंट्स हैड नाउ until now refused to meet the government, calling them powerless and American puppets। जो मिलिटेंट्स है उधर के तालिबान के, वो अभी तक अफगान गवर्नमेंट से ठीक तरह से कोई मीटिंग करवा नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग बोल रहा था ये अफगान गवर्नमेंट जो है ये अमेरिका के पपेट्स है, ये अमेरिकन के इशारों में नाचते हैं, इसलिए हम नहीं मिलेंगे आपसे, ऐसे बोल के प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब देखते हैं बोर्न एग्रीमेंट। दोस्तों बोर्न एग्रीमेंट के बारे में आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आप सबको पता है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टेररिस्ट अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन की कहानी, तो उसके बाद अमेरिकन्स ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेशन किया, ठीक है। उधर के गवर्नमेंट सब टोपल हो गया। इसके बाद ये होने के बाद मतलब यूएस के बहुत सारे ट्रूप्स को भी डिप्लॉय किया अफगानिस्तान में, पूरे कैओस था उधर। इसके बाद दिसंबर 5, 2001 को एक बोर्न एग्रीमेंट साइन हो गया, बोर्न एग्रीमेंट। इसमें स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को रिक्रिएट किया गया था, ठीक है। तो इसको बोर्न एग्रीमेंट बोलते हैं। देखो दोस्तों, अफगान पीस टॉक्स के बारे में और एक पीपीटी ऑन मेकिंग में है, वो भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया जाएगा शॉर्टली, ठीक है। सो और आंसर आपको मिल गया। स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द जरावास आर एन इंडिजिनियस पीपल ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? आंसर इज ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों अंडमान एंड निकोबार दोनों दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। जो अंडमान जो है देखो इधर से इधर तक अंडमान है, इसको कैसे डिवाइड किया है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान। इधर ही पोर्ट ब्लेयर भी है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान आइलैंड्स में है, राइट। आप देखो निकोबार आइलैंड्स, निकोबार इधर से शुरू होता है, कार निकोबार, नैन कौरी, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ये सब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आता है, राइट। अब अंडमान का सबसे बड़ा एक पीक है सैडल पीक, ये डिग्लिपुर करके एक जगह में आता है, सैडल पीक सबसे बड़ा पीक है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, ये भी ध्यान रखना, राइट। अब जरावास की बात करते हैं। जरावास आर एन इंडिजिनियस पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड्स इन इंडिया। दे लिव इन पार्ट्स ऑफ साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान आइलैंड्स। मतलब इधर ये लोग रहते हैं साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान में, राइट। ये निकोबार में नहीं मिलेगा आपको, ये साउथ एंड मिडिल अंडमान में मिलेगा। वैसे अंडमान में बहुत सारे और भी ट्राइब्स हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स है, सेंटिनलीज है, ऐसे बहुत है। अब जरावास की बात करते हैं। देखो देयर प्रेजेंट नंबर्स आर 250 to 400। दे हैव लार्जली शन्ड इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स। मेनी पर्टिकुलर्स ऑफ देयर सोसाइटी कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर पोरली अंडरस्टूड। उनके कल्चर ट्रेडिशंस देखने से कुछ पता नहीं चलता है। 1990 से इनकी जो इंटरेक्शन है थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हुआ है आउटसाइडर्स के साथ। जरावास आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन आदिवासी ग्रुप ऑफ इंडिया, एक आदिवासी ग्रुप है। दे हैव इनहैबिटेड द आइलैंड्स फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये लोग ये आइलैंड को इनहैबिट किया हुआ है। जरावा आर ए डेसिग्नेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। ये सब इन्फॉर्मेशन हो गया। आप जरावा के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ दोस्तों, INS जरावा करके इंडियन नेवी का एक यूनिट भी है अंडमान में, राइट। INS जरावा, ये भी अगर कोई एग्जाम में पूछो तो लिख सकते हो, ध्यान रखना जरावास, राइट। Question number 10 and our final question. With respect to the Char Dham project, which of the statements are correct? Answer is option B 2 only. Statement 1 क्या कहता है दोस्तों? चार धाम प्रोजेक्ट इज फॉर द रिनोवेशन ऑफ टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 4 रिवर्ड शाइन्स। गलत है दोस्तों, टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रिनोवेशन नहीं हो रहा है चार धाम प्रोजेक्ट में। जो रोड्स बना हुआ है उसकी वाइडनिंग की बात करता है चार धाम प्रोजेक्ट। दोस्तों चार धाम प्रोजेक्ट जो है ये न्यूज़ में आजकल बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने इसके अगेंस्ट आया हुआ है। ये एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कर रहा है ये जो हाईवेज की वाइडनिंग करने से, राइट। इसके बारे में काफ़ी बार हर्षिता ने भी एक्सप्लेन किया हुआ आपको एडिटोरियल्स में, न्यूज़ में। देखो दोस्तों, चार धाम प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ वाइडनिंग एंड रिपेयरिंग 889 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है, 2 रिवर्ड शाइन्स ऑफ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ये चार धाम हो गया, राइट। इट इज प्रपोज 2 लेन एक्सप्रेसेस नेशनल हाईवे विद ए मिनिमम विड्थ ऑफ 10 मीटर्स। ये देखो दोस्तों, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सब रोड्स की वाइडनिंग, ठीक है, इसकी बात चल रही है। प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 900 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, टोटल 900 किलोमीटर से विल कनेक्ट होल ऑफ द उत्तराखंड स्टेट।
चंबा टनल, अब चंबा टनल की बात करते हैं। एक टनल आ रही है इस रोड में, ठीक है। चंबा टनल इज 440 मीटर लॉन्ग एंड इज ए होर्स शू टाइप टनल विद 10 मीटर कैरेज वे विथ एंड 5.5 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस। ये टनल जो है कहाँ बना हुआ है, देखो उधर लिखा है लॉन्ग टनल बिलो द बीसी चंबा टाउन ऑन ऋषिकेश दरासू रोड हाईवे के नीचे से बना हुआ है। ये 10 मीटर विड्थ है और 5.5 मीटर का हाइट है। ये 10 मीटर विड्थ है, 5.5 मीटर का हाइट है। इसको होर्स शू टाइप का टनल बोलते हैं। देखो दोस्तों, होर्स शू टाइप मतलब इसकी जो, अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन लेगा एक टनल का, इस तरह ये टनल दिखेगा आपको, ठीक है, सामने से। इसकी शेप जो है होर्स शू जैसा नहीं है, ये हॉर्स का जो पैर है, ठीक है, उसके जैसा है। उसके क्रॉस सेक्शन लेगा तो इस तरह, इसलिए इसको होर्स शू टाइप टनल बोलते हैं, ठीक है। इसको चंबा टनल जो कहाँ है, ये जो चारधाम प्रोजेक्ट के लिए जो हाईवे बन रहा है, हाईवे की वाइडनिंग हो रही है, उधर चंबा टनल है। और ये बना कौन रहा है, BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारा बॉर्डर एरियाज है उधर रोड्स BRO बनाता है। वैसे हमारा नॉर्थन बॉर्डर काफ़ी पहाड़ी एरिया से, उधर रोड बनाना मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो हमको हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन 2 ओनली। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। आप लोगों के मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स है, व्यूज़ है और कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए, वो भी आप लोग बोल सकते हो। इस PPT की PDF एज यूजुअल आपको शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।